जब भी अयोध्या का जिक्र होता है तो राम और राम राज्य अपने आप याद आ जाते हैं। राम राज्य यानी वो शासन व्यवस्था जिसमें गरीबी, बीमारी, दुख, शोक, अन्याय, अपराध का नामो निशान नहीं हो। रामायण और रामचरितमानस में बताई गई उसी शासन व्यवस्था को भारत में लागू करने का सपना महात्मा गांधी ने भी देखा था। लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक माहौल ऐसा बन गया कि राम का नाम लेना भी सांप्रदायिक हो गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद एक बार फिर राम और राम राज्य चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। जिसे देखिए वो यही कह रहा है कि राम अपने जन्म स्थान पर विराजने जा रहे हैं, तो एक बार फिर राम राज्य का सपना साकार हो सकता है। लेकिन अगर आप राम राज्य की बात करने वालों से पूछिए तो उनमें भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि राम राज्य था क्या। बहुत हुआ तो लोग टुकड़ा टुकड़ा करके रामचरितमानस के चौपाइयों से राम राज्य की महिमा बताने लगते हैं। जिन्हें ज्यादा पता है वो वाल्मीकि रामायण की कहानियां सुना देते हैं। अब राम राज्य की बात देश दुनिया में गूंज रही है, तो हमने प्रयास किया कि राम राज्य को समग्र और सम्यक रूप में सरल भाषा में समझाया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया और राम राज्य के पहले एपिसोड को लेकर मैं आपके साथ कर्तव्य पथ पर हूं। इस पहले एपिसोड में बात होगी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज्य जिन 5 स्तंभों पर खड़ा था उसके पहले स्तंभ की। कोई भी राज्य व्यवस्थित रूप से 5 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, उस राज्य का वित्तीय प्रबंधन कैसा है। दूसरा, राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी है। तीसरा, शिक्षा के लिए क्या इंतजाम है। चौथा, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। और पांचवा, राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा कैसी है। अगर इन 5 बिंदुओं पर कोई राज्य या देश बेहतर हो तो उसे आदर्श माना जाता है। राम राज्य की जो कल्पना है वो ऐसे ही आदर्श राज्य की है। इसलिए हम राम राज्य का ब्यौरा इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर बताने जा रहे हैं। इन बिंदुओं में सबसे पहले आता है न्याय का शासन। पहले न्याय की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के भारत में राम राज्य की कल्पना न्याय व्यवस्था के लिहाज से ही की गई थी। इसकी भी एक कहानी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन वो राम राज्य की कल्पना के सूत्रधार नहीं है। बात 27 जून 2013 की है। मुंबई में उस दिन बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे की किताब बियॉन्ड अ बिलियन बैलेट्स का विमोचन था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वो तब तक बीजेपी के पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कोई हलचल नहीं थी। जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और बहुत से राम भक्त कार सेवक भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी राम मंदिर बन भी पाएगा। उस दौर में भी प्रधानमंत्री मोदी के मन में राम राज्य की कल्पना बिल्कुल साफ थी। मोदी को तब हिंदू राष्ट्रवादी घोषित कर दिया गया था। सेक्युलरिज्म का ढोल बजाने वालों को मोदी बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए मोदी ने महात्मा गांधी के हवाले से राम राज्य का जिक्र किया। उन्होंने तंज भी कसा कि राम राज्य की बात तो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, वो तो सेक्युलर थे, फिर राम राज्य की बात करने पर आजकल के सेक्युलरों को मिर्ची क्यों लग जाती है। मोदी ने पीएम बनने से 11 महीने पहले महात्मा गांधी के जिस राम राज्य का जिक्र किया, राम राज्य कैसा था, इसका ब्यौरा खुद महात्मा गांधी ने 19 सितंबर 1929 को कांग्रेस की साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में अपनी कलम से लिखा था। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, ये उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। राम राज्य से मेरा आशय हिंदू राज से नहीं है। मेरे लिए राम राज्य का अर्थ है दिव्य राज, ईश्वर का राज। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं। मैं एक ही ईश्वर को मानता हूं जो सत्य और न्याय परायण है। मेरी कल्पना के राम इस धरती पर हुए हों या नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में राम राज्य ही निसंदेह सच्चा लोकतंत्र है, जिसमें सबसे गरीब नागरिक को भी जटिल और खर्चीली प्रक्रिया के बिना शीघ्र न्याय मिल सकता है। जैसा कि रामायण में बताया गया है कि राम राज्य में कुत्ता भी
न्याय पाने का अधिकारी था। महात्मा गांधी ने राम राज्य की जिस न्याय व्यवस्था का जिक्र किया, उसकी कहानी सुनाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि तब महात्मा गांधी को किन हालात में राम राज्य का सपना याद दिलाना पड़ा। महात्मा गांधी उन दिनों दांडी यात्रा की तैयारियों में जुटे थे। नमक सत्याग्रह के जरिए वो अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ भारत को एकजुट करना चाहते थे। इसके लिए देश के हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ना था और भारत में स्वराज की अपनी सोच भी बतानी थी, जिसके लिए महात्मा गांधी को सबसे प्रभावशाली प्रतीक सूझा राम राज्य। अब राम राज्य में सबको न्याय देने की व्यवस्था की बात। महात्मा गांधी ने राम राज्य की जिस न्याय व्यवस्था का उदाहरण दिया था, उसकी पौराणिक कहानी अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के बाद अपराध खत्म हो चुके थे। फिर भी श्री राम अपने दरबार में निश्चित समय पर नियमित रूप से न्याय मांगने वालों की प्रतीक्षा करते थे। एक दिन उन्होंने दरबार खत्म होने से पहले अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई पीड़ित न्याय पाने के लिए बाहर तो नहीं खड़ा है। राम का आदेश था, इसलिए लक्ष्मण राजसभा से बाहर निकले। राम के महल के जिस हिस्से में न्याय सभा बैठती थी, उस महल के बाहर लक्ष्मण को एक घायल कुत्ता दिखा। उस कुत्ते ने बताया कि वो न्याय मांगने आया है। उसे एक गरीब ब्राह्मण ने गुस्से में मारकर घायल किया है। नीच जानवर होने के कारण वो कुत्ता दरबार में नहीं जा सकता था। कहते हैं कि श्री राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाया। राज दरबार के नियम इसके लिए बदल दिए गए, क्योंकि न्याय मांगने वाला राम के दरबार से बिना संतुष्ट हुए नहीं जा सकता था। कुत्ता दरबार में आया तो उसे घायल करने वाले ब्राह्मण को भी बुलाया गया। ब्राह्मण ने अपना दोष मान लिया। उसका कहना था कि भीख मांगने का समय बीता जा रहा था और कुत्ता रास्ता रोके खड़ा था, इसलिए गुस्से में आकर उस ब्राह्मण ने कुत्ते को लाठी से मार दिए। कुत्ते का सिर फूट गया। दोषी ब्राह्मण अपना अपराध स्वीकार कर चुका था। अब राम ने अपनी न्याय सभा से पूछा कि ब्राह्मण को दंड क्या दिया जाए। न्याय सभा भी दुविधा में थी, क्योंकि ये अभूतपूर्व मामला था। राम राज्य में पहली बार एक कुत्ता एक इंसान के विरुद्ध न्याय की पुकार लेकर आया था। न्याय सभा के अध्यक्ष भी भगवान राम ही थे, इसलिए न्याय सभा के सदस्यों ने फैसला करने की जिम्मेदारी राम को ही सौंप दी। राम के लिए न्याय का मतलब था कि न्याय मांगने वाला पूरी तरह संतुष्ट हो और दोषी को उचित दंड भी दिया जाए। इसलिए राम ने उस कुत्ते से पूछकर ही दोषी ब्राह्मण को दंड दिया। ये कहानी राम की न्यायप्रियता की है और बड़ी चर्चित है। आपने भी हो सकता है कि इस कहानी को कई बार सुना हो। लेकिन राम राज्य में न्याय सिर्फ उसी को नहीं मिलता था जो दरबार में आकर गुहार लगाए। राम ने अपने राज्य में इस बात का भी प्रबंध कर रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पीड़ित भय के मारे अन्याय सहता रहे। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में इस बात का जिक्र आता है कि भगवान श्री राम ने अपने राज्य में गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा था, जिनके जरिए उनका ध्यान हर अमीर, गरीब, रसूखदार, असहाय पर रहता था। समय समय पर भगवान राम खुद रात में भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकलते थे। राम के गुप्तचरों और खुद भगवान राम की नजर से बच पाना असंभव था। इसलिए बहुत जल्द एक समय ऐसा भी आया जब राम के दरबार में न्याय मांगने वालों की संख्या ही शून्य हो गई। राम राज्य में न्याय के लिए अलग से कोई संहिता बनाने की जरूरत नहीं थी। वो दौर धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था का था और न्याय उस व्यवस्था के मूल में था। इसलिए राम राज्य में न्याय विभाग का जो गठन किया गया, उसमें भगवान राम की अध्यक्षता में एक समूह काम करता था, जिसे आप आधुनिक युग की ज्यूरी समझ सकते हैं। राम राज्य के उस न्याय विभाग में धर्म और नीति के प्रकांड विद्वान महर्षि वशिष्ठ थे। भगवान राम के कुल पुरोहित वामदेव जी महाराज थे। राम राज्य के सलाहकार भी थे, जो भयमुक्त होकर धर्म सम्मत सलाह दिया करते थे। किसी भी तरह का अपराध होने पर जब कोई पीड़ित न्याय सभा में आता था, तो भगवान राम न्याय सभा की सलाह के आधार पर ही फैसला सुनाते थे। बिना विलंब किए त्वरित न्याय,
जिसके मुरीद थे महात्मा गांधी। तो ये तो रही रामराज्य में न्याय व्यवस्था की बात। ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए न्याय सभा के साथ गुप्तचरों का जाल भी बिछाना था। राजमहल की व्यवस्था चलानी थी, राजसभा का संचालन करना था, अयोध्या को आदर्श नगर के रूप में विकसित करना था, जहां हर आदमी सुखी, संतुष्ट और संपन्न हो। इतने बड़े राज्य की व्यवस्था चलाने में धन का खर्च भी बहुत होता होगा। अगली कड़ी में हम उसी की बात करेंगे कि कैसा था राम राज्य का वित्त प्रबंधन। राजकाज चलाने के लिए भगवान राम के कोष में धन कहां से आता था और उसका इस्तेमाल कैसे और किसके लिए होता था, ये राम राज्य की अगली कड़ी में। तब तक जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अगर आपको राम राज्य का ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।